जबकि अराजकता का अर्थ है जीवन साथी की बेवफ़ाई का पता लगने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसकना। अराजकता यानी अपनी परंपराओं का पतन होने और मार्गदर्शक दर्शक का काम करने वाले नि नित्य कर्म के खात्मे के बाद होने वाला अनुभव। ये ऐसी स्थिति है जब इंसान को लगता है मानो उसके सारे सहारे छिन गए हों और संसार में ऐसा कोई ना बचा हो जो उसका सहयोग कर सकेगा। व्यवस्था दरअसल वो स्थान है और समय है जहाँ आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं, पर ये सिद्धांत अक्सर किसी को नज़र नहीं आते। ये ऐसी स्थिति है जहाँ आपके अनुभव और आपके कर्म हमेशा व्यवस्थित रहते हैं ताकि जो होना चाहिए उसका होना संभव हो सके। जबकि अराजकता ऐसा न्याय स्थान वो समय है जो तब सामने आता है जब आपके जीवन में अचानक कोई दुखद घटना घट जाती है या जब द्वेष का भाव अपने असली रूप में सामने आता है। ये कभी भी और कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके घर की चार दीवारी के सुरक्षित माहौल में भी ऐसा होना संभव है। जब सारी स्थितियाँ आपकी परिचित हो और आपने उनके आधार पर एक ठोस योजना बना रखी हो। जब भी आकस्मिक और अनिश्चित घटनाएँ होने की पूरी संभावना होती है, ऐसा कुछ भी होने पर स्थितियाँ अचानक बदल जाती हैं और इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी लु भुलावे में ना रहें। हो सकता है कि एक नज़र में आपको वो स्थान, वो माहौल पहले जैसा ही लगे, पर आपके जीवन में सिर्फ़ स्थान ही महत्वपूर्ण नहीं होता, समय का भी उतना ही महत्व होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिचित स्थान और स्थितियों में भी आपको बुरी तरह हैरान करने की पूरी क्षमता होती है। हो सकता है कि आपकी कार बड़ी अ, भरो भरोसेमंद हो और आप उसे बिना किसी परेशानी के वर्षों से चला रहे हों। पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी दिन सफ़र करते समय अचानक उसका ब्रेक फ़ेल हो सकता है। ठीक इसी तरह ठीक इसी तरह अगर आपके सब अपने जीवन में कभी कोई शारीरिक समस्या ना रही हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आपको कभी ऐसा ना लगा हो कि आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, पर इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि किसी दिन सड़क पर चलते-चलते अचानक आपकी हृदय गति रुक जाए, भले ही कुछ ही पलों के लिए। अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ, तो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। आपके घर में सालों से रह रहा पालतू कुत्ता भी आपको अचानक किसी दिन काट सकता है। आपके बचपन के भरोसेमंद दोस्त भी किसी दिन अचानक आपको धोखा दे सकते हैं। बेहद शानदार नज़र आने वाला कोई आधुनिक विचार भी ऐसे पुराने विचार को अ, ध्वस्त कर सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में अब तक सुकून भरी स्थिरता और निश्चितता कायम थी। ऐसी चीज़ें वाक़ई महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी चीज़ों का अस्तित्व होता है और इस सच्चाई को किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, अराजकता की स्थिति आते ही हमारा मस्तिष्क फ़ौरन प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिक्रिया मस्तिष्क के अति तीव्र क्षेत्र से पैदा होती है, जो उस प्राचीन दौर से आज तक पोषित होते आए हैं। जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे और हर रोज़ जहरीले साँपों से सामना होना उनके लिए आम बात थी। इस तत्कालिक और गहन रूप से बाध्य शारीरिक प्रतिक्रिया के बाद आती है धीमी पर जटिल भावनात्मक प्रतिक्रिया, जो इसके बाद विकसित हुई थी। आखिरकार इसके बाद आती है आपकी स्तरीय सोच, जो कुछ पलों से लेकर कुछ सालों तक विस्तृत हो सकती है। एक लिहाज से देखें तो ये सब सहज प्रतिक्रियाएँ हैं,
पर जो प्रतिक्रिया जितनी तेज़ी से आती है, वो उतनी ही सहज होती है। अराजकता और व्यवस्था, व्यक्तित्व, महिला और पुरुष। अराजकता और व्यवस्था हमारे जीवन के अनुभवों के 2 सबसे मूल तब्य और हमारे अस्तित्व के 2 सबसे बुनियादी हिस्से हैं। पर ये कोई चीज़ या वस्तु नहीं है और ना ही हम इस रूप में इनका अनुभव करते हैं। चीज़ें या वस्तुएँ वस्तुनिष्ठ संसार ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का हिस्सा होती हैं और निर्जीव होती हैं, पर अराजकता और व्यवस्था के मामले में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम एक हद तक अराजकता और व्यवस्था का बोध और अनुभव एक विशिष्टता के रूप में करते हैं। इसके बारे में कोई धारणा बनाते समय भी हम इन्हें एक विशिष्टता के रूप में देखते हैं। आधुनिक इंसानों आधुनिक इंसानों और उनके पूर्वजों के बोध, अनुभव और समझ पर भी ठीक यही बात लागू होती है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आधुनिकवादी इस पर गौर नहीं कर पाते। चीज़ों या चीज़ें या वस्तुओं की तरह व्यवस्था और अराजकता को पहले वस्तुनिष्ठ ढंग से समझा और फिर साकार नहीं किया जाता क्योंकि ये सिर्फ़ तभी संभव है जब हम वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को पहले समझें, फिर उसके बाद इरादे और उद्देश्य को समझें। पर हमारे मस्तिष्क द्वारा किसी चीज़ का बोध करने की प्रक्रिया इस तरह संचालित नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक मानसिक प्रक्रिया के तौर पर हम किसी भी चीज़ को उसका बोध करने के दौरान या उससे ठीक पहले ही समझ पाते हैं। जिस गति से हम किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं, उसी गति से या उससे भी तेज़ गति से हम फ़ौरन उसका कोई न कोई अर्थ भी निकाल लेते हैं। एक वस्तु के तौर पर किसी चीज़ को समझने से पहले ही हम उसका बोध कुछ विशिष्टताओं वाली वस्तु के तौर पर कर चुके होते हैं। किसी भी सजीव प्राणी या उसके कार्यों का बोध करने के मामले में हमारा मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। पर हम अपने आसपास के वस्तुनिष्ठ संसार ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में भी ये मान लेते हैं कि सजीव प्राणियों की तरह ही उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य वो नियत है जबकि वो निर्जीव होता है। मनोवैज्ञानिक हमारे अंदर मौजूद हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्टर को इसका कारण मानते हैं। हम इंसान सदियों से सामाजिक परिस्थितियों में रहते हुए ही इतने विकसित हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी उत्पत्ति के वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी विशिष्टताएँ थीं, ना कि चीज़ें, वस्तु और स्थितियाँ। हम जिन विशिष्टताओं का बोध करने के लिए विकसित हुए हैं, वे हमेशा से ही उम्मीद के मुताबिक सरल रूपों और श्रेणीबद्ध व्यवस्था के प्रारूप हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर मौजूद रही हैं और इनके पीछे कई तरह के उद्देश्य रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले 1 अरब वर्षों से ये विशिष्टताएँ नर और मादा के रूप में मौजूद हैं। ये बहुत लंबी समय अवधि है। अ, बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर प्राणियों के विकास के पहले पृथ्वी पर जीवन इन्हीं 2 जुड़वा लिंगों में विभाजित था। इस अवधि के 5वें हिस्से में स्तनधारी जीव विकसित हुए, जिनमें अपनी प्रजाति के बच्चों की विशेष देखभाल करने की ख़ासियत थी। इसलिए पिछले 20 करोड़ सालों से माता-पिता और संतान की श्रेणी मौजूद है। ये पक्षियों के अस्तित्व में आने और फूलों के विकसित होने से भी पहले की बात है।
ये समय अवधि भले ही 1 करोड़ साल जितनी लंबी ना हो, फिर भी ये बहुत लंबी समय अवधि है। ये अवधि माता-पिता और संतान वो नर और मादा को हमारे उस पर्यावरण का एक मूलभूत और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए काफ़ी है, जिसके लिए हमने स्वयं को अनुकूलित किया है। इसका अर्थ है कि माता-पिता और संतान, वो नर और मादा हमारे लिए वे प्राकृतिक श्रेणियाँ हैं, जो हमारी बोधात्मक, भावनात्मक और प्रेरक संरचनाओं में गहराई से अंतर्निहित हैं। हमारा मस्तिष्क गहन रूप से सामाजिक होता है। पिछले करोड़ों सालों के दौरान हमारे जीने, संभोग करने और विकसित होने के प्रक्रिया में अन्य प्राणी, विशेषकर अन्य मनुष्य, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये प्राणी वास्तव में हमारा घर, हमारा पर्यावरण रहे हैं। चार्ल चार्ल्स डार्विन डार्विन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति और पर्यावरण स्वयं ही ये चयन करते हैं कि कौन-सा प्राणी इस ग्रह पर विकसित होगा। पर्यावरण को इससे अधिक बुनियादी ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये कोई निष्क्रिय चीज़ नहीं है। जब हम तौर एक प्रजाति के तौर इस ग्रह पर जीने और संतान पैदा करके वंश बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे होते हैं, तो हम दरअसल अपनी वास्तविकताओं से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। अन्य प्राणी हमारे बारे में उनका मत और उनका समुदाय इसका एक बड़ा हिस्सा होते हैं। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे हमारी दिमागी क्षमता बढ़ती गई और हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती गई, वैसे-वैसे हम संसार की प्रकृति के प्रति और अधिक जिज्ञासु वो जानकार होते गए। आखिरकार हमने परिवार और समुदाय की विशिष्टताओं के दायरे से बाहर संसार की भी यही कल्पना की। यहाँ दायरे से बाहर जाने से आज से सिर्फ किसी अज्ञात भौतिक स्थान से नहीं है। दरअसल दायरे से बाहर जाने से आशय है अपनी वर्तमान समझ के दायरे से परे जाकर देखना। जबकि समझ का अर्थ है किसी स्थिति विशेष से मुकाबला करने की हमारी प्रवृत्ति और हमारा व्यवहार, ना कि उस स्थिति का वस्तुगत प्रतिनिधित्व करना। पर हमारा मस्तिष्क लंबे समय से दूसरों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमने अपने सामाजिक मस्तिष्क की सहज श्रेणियों की मदद से सबसे पहले इस अज्ञात, और अराजक और अमानवीय संसार का बोध करना शुरू किया था। ये भी एक अलग धारणा है। जब हमने पहली बार इस अज्ञात, अराजक और अमानवीय संसार का बोध करना शुरू किया, तो इसके लिए हमने उन श्रेणियों का इस्तेमाल किया, जो मूल रूप से इंसानों से पहले अस्तित्व में आए प्राणियों के सामाजिक संसार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित हुई थी। हमारा मस्तिष्क मानवता से कहीं अधिक पुराना है। हमारी श्रेणियाँ हमारी प्रजाति से बहुत पुरानी हैं। हमारी सबसे बुनियादी श्रेणी, जिसका अस्तित्व एक लिहाज से इंसानों के बीच होने वाली यौन क्रिया से भी अधिक पुराना है, जो नर और मादा के रूप में प्रकट होता है। ऐसा लगता है हम मानो हमने अपने सं संरचित संरचित और रचनात्मक विरोध प्रारंभिक ज्ञात हासिल कर लिया और फिर हर चीज़ को उसी के चश्मे से देखने और समझने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्था, यानी वो जिससे आप परिचित हैं, प्रतीकात्मक रूप से पौ पौरुष या मर्दानगी से जुड़ी हुई है, जैसा कि ताओवा ताओवादी निन यिन-यांग
में यांग के प्रतीक में दर्शाया गया है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मानव समाज की प्राथमिक पदानुक्रम आधारित संरचना प्राइ प्राइमरी हायरार्की स्ट्रक्चर अपने आप में मर्दाना है। अधिकतर जानवरों के मामले में भी ठीक ऐसा ही है और इन जानवरों की सूची में चिंपांजी भी शामिल हैं। जो आनुवांशिक और व्यावहारिक लिहाज से काफ़ी हद तक हम जैसे ही हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुरुष हमेशा से कस्बों और शहरों का निर्माण करते आए हैं। इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री, लकड़हारे, ईंटें बनाने वाले और भारी मशीनरी का संचालन करने वाले हमेशा पुरुष ही रहे हैं और अधिकतर मामलों में आज भी ऐसा ही है। व्यवस्था परमपिता परमेश्वर है, सबसे बड़ी निर्णायक है, वही सारा हिसाब-किताब रखती है और पुरस्कार वो दंड देती है। शांत और स्थिर हालातों में मौजूद पुलिस वालों और पुलिस वालों और सैनिक की फ़ौज व्यवस्था को ही दर्शाती है। व्यवस्था एक राजनीतिक संस्कृति है, कॉर्पोरेट दुनिया का परिवेश है और एक सुगठित प्रणाली है। क्रेडिट कार कार्ड्स क्लासरूम क्रेडिट कार्ड्स, क्लासरूम, सुपरमार्केट, किसी भी स्थान से बाहर निकलने वाले लोगों की लाइन, मोड़ पर लगा मोड़ पर लगा बोर्ड, अ, ट्रैफ़िक लाइट्स और प्रतिदिन यात्रा करने वाले द्वारा इस्तेमाल लिया जाने वाला परिचित मार्ग, ये सब व्यवस्था का ही हिस्सा हैं। लेकिन जब इस व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है या जब इसमें असंतुलन आ जाता है, तो ये भयानक और विनाशकारी रूप भी धारण कर सकती है। मजबूरी में हुआ विस्थापन दूसरे विश्व युद्ध के समय बने नाज़ी कॉन्सन्ट्रेशन कैंप और सेना के जवानों के पैदल मार्च में नज़र आने वाली समरूपता जो आपकी आत्मा तक को प्रभावित कर सकती है। ये सब व्यवस्था का ये सब व्यवस्था का भयानक रूप ही है। जबकि अराजकता यानी अज्ञात प्रतीकात्मक रूप से नारी सुलभ या जनानेपन से जुड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जानकारी में अधिकतर चीज़ें अज्ञात से पैदा हुई हैं। ऐसा ठीक वैसे ही जैसे संसार के सारे प्राणी माताओं से पैदा हुए हैं। अराजकता उत्पत्ति, स्रोत और जननी है। ये मटीरिया मटीरिया या डार्क मैटर नामक वो पदार्थ है जिससे इस संसार की हर चीज़ बनी है। मटीरिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे संवाद और विचारों की सबसे प्रमुख सामग्री है। अपने सकारात्मक रूप में अराजकता एक संभावना और विचारों का स्रोत है। ये गर्भधारण और जन्म का रहस्यमय क्षेत्र है, जबकि एक नकारात्मक शक्ति के तौर पर ये किसी गुफा के अवैध अंधकार जैसी या सड़क किनारे हुए दुर्घटना जैसी है। ये जंगली मादा भालू जैसी है, जो अपने शावकों के लिए तो बड़ी ही प्रेमपूर्ण होती है, पर अगर उसे लगा कि आप शिकार के लिए आए हैं, तो अपने शावकों की सुरक्षा के लिए वो आपके शरीर को मिनटों में चीरकर उसके टुकड़े-टुकड़े भी कर सकती है। अराजकता शाश्वत रूप से नारी सुलभ या जनाना है। ये यौन संबंधी चयन की मददकारी शक्ति भी है।
दमनकारी शक्ति भी है। महिलाएँ यौन संबंध बनाने के लिए साथी के चुनाव के मामले में बड़ी नाज़ुक मिजाज होती हैं। ये विशेषता मादा शिम्पांजी से बिल्कुल विपरीत है, जो महिलाओं से सबसे अधिक मेल खाने वाले प्राणी हैं। यौन संबंध बनाने के लिए साथी के चुनाव के मामले महिलाओं के मानकों पर अधिकतर पुरुष खरे नहीं उतरते। यही कारण है कि डेटिंग वेबसाइट्स पर महिलाएँ करीब 85% पुरुषों को आकर्षक व्यक्तित्व के मामले में औसत से नीचे की श्रेणी में रखती हैं। यही कारण है कि हमारी महिला पूर्वजों की संख्या हमारे पुरुष पूर्वजों से करीब दोगुनी है। कल्पना कीजिए कि हमसे पहले जो भी महिलाएँ इस धरती पर रही हैं, उनमें से हर एक महिला ने अपने जीवन में औसत एक बच्चे को जन्म दिया। जब कल्पना अब कल्पना कीजिए कि हमसे पहले जो भी पुरुष इस धरती पर रहे हैं, उनमें से आधे पुरुष अपने जीवन में औसतन 2-2 बच्चे के पिता बने, जबकि बाकी के आधे पुरुष कभी पिता नहीं बने। यानी एक तरह से देखा जाए, तो यहाँ महिला के रूप में स्वयं प्रकृति ने आधे पुरुषों को नकार दिया। पुरुषों के लिए ये अराजकता से सीधा सामना करने जैसा है। जब भी कोई महिला किसी पुरुष को डेटिंग के लिए नकार देती है, तो उस पुरुष को इसी विनाशकारी अराजकता का सामना करना पड़ता है। यौन संबंध बनाने के लिए साथी के चुनाव के मामले में महिलाओं की नाजुक मिजाजी के कारण ही आज हम अपने चिंपांजी पूर्वजों से बिल्कुल अलग हैं, जबकि मौजूदा चिंपांजी आज भी अपने चिंपांजी पूर्वजों जैसे ही हैं। यौन संबंधों के मामले में महिलाओं की ना कहने की प्रवृत्ति वो सबसे तीव्र शक्ति है, जिसने हमारी क्रमिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसी प्रभाव के कारण रचनात्मक, ईमानदार, मेहनती और बड़े आकार के मस्तिष्क वाले प्राणी, जो प्रतिस्पर्धी, आक्रामक और दबंग होते हैं। जीव के रूप में हमारा क्रमिक विकास हुआ। जब कोई महिला किसी पुरुष को ना कहती है, तो दरअसल महिला के माध्यम से स्वयं प्रकृति एक तरह से ये कह रही होती है कि तुम दोस्त बनने के भले ही उपयुक्त हो, पर तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे जीन्स मेरे साथ प्रजनन करने के लिए उपयुक्त हैं। सबसे गहरे धार्मिक प्रतीकों की पूरी शक्ति मौलिक रूप से अंतर्निहित इस द्विदलीय द्विदलीय वैचारिक उपखंड पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए आधुनिक यहूदी पहचान के प्रतीक स्टार ऑफ डेविड में नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिभुज, नारीत्व और ऊपर की ओर इशारा करने वाला त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है। हिंदू धर्म में योनि और लिंग, जो हमारे पुराने दुश्मन और उत्तेजकों के प्रतीक शापों से लिपटा होता है, जैसे शिवलिंग और जैसे शिवलिंग को सर्प देवता के साथ दर्शाया गया है, सर्प देवता, जिसे नाग कहते हैं, के प्रतीकों के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। प्राचीन मिस्रवासी ओशिरिश ओशिरिस राज्य का देवता और आइसिस अधोलोक की देवी के प्रतीक को दर्शाते थे, जिनमें जुड़वा कोबरा सांप पूंछ से एक दूसरे से बंधे हुए होते थे।
चीन में इसी प्रतीक का इस्तेमाल कर फुक्सी और नुवा का चित्रण किया गया।